कह रहा हूं ना, चुनाव आयोग तो मोदी जी के दबाव में है ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आपको क्या लग रहा है 400 पार ऐसे हो जाएगी? 400 पार तो इन्हीं चुनाव में धांधली करके ही तो होगी, अलग अलग तरह की। इस वक्त बहुत देश जो है वो बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। 300-400 पार की बातें करके संविधान बदलने की बातें हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक खास प्रकार के माफिया जिनका सानिध्य जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग तो अपने आम खुलेआम रंगदारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को कौन बंद कराएगा? उनको तो मैं ही कराऊंगा ना, इसीलिए तो मैं आया हूँ यूपी में। मोदी जी जो एक बहाना करते हैं कि हमें एसएमई सारी खत्म हो गई है, स्टार्टअप है ही नहीं। स्टार्टअप तो वो वाला स्टार्टअप हो गया जो पुराने ज़माने में हम वो देखते थे ना, वो खींच के इंजन चालू करते थे। मोदी जी का ऐसे स्टार्टअप चल रहा है, वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। सारे व्यापारियों का व्यापार छीन के अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, जो अपने बड़े बड़े मॉल ला रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन का हक मार रहे हैं। और 4000 किलोमीटर चाइना खा गई हमारी। कोई प्रधानमंत्री ऐसा आ जाए ना जो कोई काम ना करे, तब भी भारत की जनता और जो भारत का टाइम चल रहा है वो अपने आप विकसित हो जाएगा 2 साल में। भारत की जो क्षमता है ना, उसके पैरों में बेड़ियां बांधने का मोदी जी काम कर रहे हैं। भारत तो विकसित भारत 2 साल में बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जो है रामपुर से लोकसभा के प्रत्याशी। इनसे बातचीत करेंगे। अभी जो है रात का इस समय है, करीब जो है 11 या 11:30 का समय है और उसका कैंपेन खत्म करके सर आए हैं। तो सर अभी जो है आपने लास्ट सभा की, 10 बजे आपका टाइम खत्म हो, तो उसके बाद अभी आप यहाँ पर आए हैं। तो सर कैसे देख रहे हैं जो चुनाव को लेकर किस तरह माहौल जो है बना है? ये चुनाव का माहौल जो है एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी के आतंक से रामपुर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके जो ऑफिस बेयरर थे वो रंगदारी वसूल करते थे यहाँ से लोगों से। जो उनके अफसर हैं वो शेड्यूल कास्ट बच्चों को गोलियां चलवा के मारते थे और हाफ एनकाउंटर्स कितने सारे हुए। और मुस्लिम समाज के लोगों को पुलिस जो है ज़्यादतियाँ करती थी। मेरे आने से कम ये फ़र्क पड़ा तुरंत यहाँ पे कि एक बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मैंने जाके खुद एफआईआर कराई रंगदारी वसूल करने की, और बीजेपी ने उन्हें तुरंत निकालने के लिए मजबूर हो गई। फिर तो ये माहौल है वहाँ पे। जो मिलक का बच्चा एक सुमेश नाम का, उसको जो एक एसडीएम इतने सीनियर ऑफिसर ने गोली चलवा के मरवा दिया, तो वो लोग मेरे पास आए, मैंने उनका भी केस लिया। और अब एसडीएम के खिलाफ, एसडीएम को फांसी लगवाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की, बल्कि उस परिवार को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। तो उसका भी केस हमने लिया और चीफ सेक्रेटरी तक को चिट्ठी लिखी और हाई कोर्ट में भी उसका केस डाल दिया। ठीक है सर, अब सवाल ये है, आतंक का माहौल जो था वो मेरे आने से लोगों में हौसला आया, लोगों में जोश आया कि हाँ, संविधान का राज चलेगा, बीजेपी का और बीजेपी के जो कंट्रोल में जो ऑफिसर्स हैं उनका राज नहीं चलेगा। तो इसीलिए लोगों ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट मुझे मान लिया। और जितनी सपोर्ट आप देख रहे हैं, आज जितनी रैली में मेरे लोग आए, भारतीय जनता पार्टी की भी रैली में इतने लोग नहीं आए थे। हालांकि उतने लोग नहीं आए जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए मेरा आपसे एक सवाल ये है, आज आपने रैली करी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट बगैर किसी पार्टी के रैली नहीं कर सकता, होता नहीं है ऐसा। मतलब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो रैली करता ही नहीं है। मतलब कोई अगर कोई किसी पार्टी का कोई नेता छोड़ के चला जाए, कोई पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो रैली करे तो एक अलग बात है। लेकिन आज आपने रैली करी तो आपको उम्मीद थी कि उस तरह की भीड़ आएगी जिस तरह की भीड़ आई, और लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर आप 2-4 महीने पहले आते तो और बेहतर हो सकता था? देखिए, 2-4 महीने पहले तो प्लान ही नहीं किया था ना। हम तो एक खास वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सबने ये डिसाइड किया कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस ने आतंक मचा रखा है उसको रोकने के लिए हमारा कौन। आपको मालूम था पहले भी क्या हुआ रामपुर में? आपको तो मालूम था रामपुर के बारे में? नहीं, रामपुर के बारे में मालूम था, लेकिन जब गठबंधन के लोगों ने भी जो एक जिस ताकत से आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए था सड़क पे, और उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो सर क्या आपको लग रहा है कि आपने लेट किया, क्या हुआ इसको लेकर? नहीं, लेट का ये है कि जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल टूट रहे थे। और उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे मैं रामपुर की बात बताऊं तो रामपुर में ऐसा माहौल है कि पुलिस प्रशासन लोगों को वोट ही नहीं डालने देती। वोट डालने के टाइम पे लोगों को लाठीचार्ज करके भगा देती थी। पिछले 2 चुनाव से ऐसे हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती थी। तो जब ये माहौल देखा गया तो लोगों ने ये कहा कि आप जाओ, आप अगर जाके यूपी से चुनाव लड़ोगे तो पुलिस प्रशासन को आप कानून के रास्ते पे चलने के लिए, कानून के रास्ते से ही, संविधान के रास्ते से बाध्य कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे भेजा गया। और अब आप देख रहे होंगे कि रामपुर में जनता ने राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासन जो है, जो अब कानून के तहत चलने की कार्रवाई कर रहा है। पहले तो बिल्कुल एकदम
एक तरीके से पुलिस का गुंडा राज था। यहाँ कितने हाफ एनकाउंटर यानी कि पैर में गोली मारने के कांड हुए, यहाँ कितने लोगों को जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा मीटर तेज़ चलते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से लोगों को चोर बना दिया गया, ज़्यादातर लोगों को मीटर की वजह से चोर बना दिया गया। यहाँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति जो हैं, जिनको सफाई कर्मचारी हैं जो, उनको ठेकेदारी प्रथा पे 6-6, 7-7 हज़ार की नौकरी पे रखा हुआ है। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि ये सब यहाँ पे हो रहा है और ये जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ कर ही नहीं है उसके लिए। सर कल आखिरी दिन है प्रचार का, 5 बजे कल प्रचार रुक जाएगा, तो मैसेज देने में आप कामयाब रहे? नहीं, मैसेज देने के लिए देखिए मैं तो बिजी था आज भी अदालतों में केस करने के लिए, क्योंकि वो मेरी प्रथम ड्यूटी है। अगर जैसे ये जो रामपुर के मिलक का बच्चा है उसका केस अगर आता है तो पहले मैं वो बहस करने जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। जनता स्वयं मेरा चुनाव लड़के जिता रही है, ऐसा जनता मुझे बोल रही है। मैं अभी आपके साथ बाजार में निकलूंगा तो लोग मुझे घेर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि आप कानून के रास्ते से हमारी रक्षा करने का काम करो, वोट देने का काम हाँ हम करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैंपेनिंग करने की। आज भी सर आपने भाषण में कहा कि हमें कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए था गठबंधन की तरफ से, उसकी कसक है आपको लग रहा है कि? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे कैंडिडेट बनाया जाना है। हमें क्या कमी है? हाँ, हमने जब ये तय हुआ था कि एक हारी हुई सीट जो बीजेपी जीत रही है, एक जीती हुई सीट बीजेपी हम 2 बार से जीत रही है, तो कोई तो वजह है ना। 2-2 बार चुनाव, 3-3 बार चुनाव जो है सपा नहीं जीत पा रही, गठबंधन के लोग नहीं जीत पा रहे, तो कुछ तो वजह है ना। तो नई चीज़ होगी तो एक सीट जो हार के मुंह से जीत हासिल करने के लिए हम लोग आए थे और इस अंडरस्टैंडिंग से आए थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं टिकट नहीं देंगी। लेकिन एक यूसुफ लुलू नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के बहुत क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने क्या करके अखिलेश यादव जी से, ये एक मिस्ट्री है, कैसे उन्हें कन्विंस किया कि ये सीट पे एक कैंडिडेट दिलवा दिया गया, जो कि बहुत ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे क्लाइंट भी हैं, जो मस्जिद के अंदर वो नमाज़ पढ़ाते हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। और मेरी वो एक बार नहीं कितनी बार मुझे मस्जिद में बुला के इंट्रोड्यूस कराए थे कि ये हम सब के लीडर हैं, ऐसा लीडर होना चाहिए और मैं इनका फॉलोअर हूँ। ये इमाम साहब मेरे बारे में ये बोलते थे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। तो वो ऐसे कैंडिडेट को आपने कैंडिडेट दिया जो मेरी इतनी तारीफ करते थे कि प्राचा साहब से अच्छा कोई कैंडिडेट। तो उन्होंने भी बहुत दरख्वास्त की आप करवाया ये और बताने की दुआएं जारी उनकी दुआ की गई। अल्लाह इज्जत उन तमाम लोगों की और उन्हें मजीद हम और इंसान मजलूमों की हिमायत के लिए काम करने तौफीक अता फरमाए। तो सर ये जो आपने वीडियो सुनवाई तो आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की, ठीक है ना, वो एक प्रोफेशन है। अब इसको आप पॉलिटिक्स में काम की तारीफ और प्रोफेशन की तारीफ नहीं, कुछ वकील जो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से कर रहे हैं, जो मजलूमों के लिए अपनी जान हथेली पर लग के कर रहे हैं, तो ये मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऐसी बहुत सारी तकरीरें इन्होंने की हैं। तो आज एमपी बनना क्या इतना इम्पोर्टेंट है? सवाल यही है कि सोचने की बातचीत हुई उसके बाद फिर जब से इनको टिकट मिला है? नहीं, बातचीत हुई है, बातचीत आगे भी होगी क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि इस वक्त कोई एमपी बनना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एमपी बनने की कोशिश करें। इस वक्त बहुत देश जो है वो बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। 340 पार की बातें हो रही हैं और 400 पार की बातें करके संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। तो इस वक्त जो संविधान को बचाने के लिए सबसे आगे हैं, उन लोगों को आगे रखना चाहिए लड़ाई में। तो ये खुद मानते हैं कि हम संविधान की लड़ाई को लड़ने में सबसे आगे में से एक हैं। तो एमपी ये राज्यसभा में भी आ सकते हैं, जब इनकी इतनी पहुंच है अखिलेश यादव जी के पास, तो ये राज्यसभा की टिकट भी ले सकते हैं। लोकसभा की टिकट तो लड़ाई करने वाली जगह है ना, वहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर भी आप लोगों ने देखा है माहौल क्या है, लोगों को निकाल दिया जाता है, 140 एमपीज़ को निकाल दिया जाता है। लोग जो बीजेपी के एमपीज़ हैं वो दूसरी पार्टी के एमपीज़ को गालियां देते हैं को, और उसके अंदर क्या ये ऐसे इस माहौल को झेल पाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि इनको राज्यसभा मिल जानी चाहिए थी, इनको अखिलेश जी मंत्री बनवा देते। लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पे तो ऐसे लोग चाहिए। लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और इस वक्त लड़ाई लड़ने वालों की ज़रूरत है। अगर मैं इनसे बेहतर लड़ाई लड़ने वाला हूँ
तो यहाँ इन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए। राज्यसभा के लिए मैं इनका समर्थन करूं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि रामपुर में जो चुनाव हो रहा है, लेकिन सर आप जिस तरीके से आज आपने रैली की, लोग आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में और जो सपा के जो कैंडिडेट उसमें वोटों का बंटवारा हो जाए, बीजेपी जीत जाए? नहीं, देखिए बात मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल यहाँ टूटा हुआ था मेरे आने से, क्योंकि इसका कोई कहने की बात नहीं है, आप जाके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर उनके जेल में हैं और पुलिस प्रशासन पिछले 2-3 इलेक्शन से इतने जुल्म कर रहा है जिसकी तो वो बनी है, मतलब कमीशन की रिपोर्ट आई है रामपुर के बारे में। तो वो मनोबल जो गिरा हुआ था वो तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता उन पे हावी थे और पुलिस प्रशासन उनको ये तक धमकियां देता था कि अगर आपने कैंपेनिंग कर ली तो आपको जेल भेज देंगे। ऐसे माहौल में ये इमाम साहब जो हैं इनका जीतने का तो कोई चांस था ही नहीं और बन ही नहीं सकता। तो मैंने आके कम से कम इस सीट पे फाइट दी है, फाइट में आए हैं और अगर ये विड्रॉ कर लें इस वक्त, इनको अकल आ जाए तो फिर मैं जीत जाऊंगा, वरना मैं विड्रॉ कर लूं तो ये नहीं जीत पाएंगे। ये हालत है, क्योंकि सपा के कार्यकर्ता फिर उसी तरह की हालत में पहुंच जाएंगे जैसे पहले थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वोटर है, जो पिछली बार वोट नहीं डाल पाया, जो डरा हुआ है, जिसको लग रहा है कि कुछ गलत अनहोनी ना हो जाए, तो इंसान के लिए सबसे पहले रहता है कि भाई अपनी जान बचाए, वोट बाद में होता है। कई बार जब लट बजता है, जब डंडा चलता है, तो कई बार लोग डर जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो फिर अगर एक बार इंसान वापस चला गया, वोट नहीं डाल पाया, तो दोबारा नहीं आता। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है। हाँ, तो आप क्या ये एश्योर कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई भी गलत नहीं होने देंगे, गैर कानूनी तरीके? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन अगर कानून तोड़ेगी तो उनको जेल भिजवाएंगे, ऐसा हौसला हम लोगों के मन में डाल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में हौसला आ रहा है। तो अगर यही मैं हट जाऊंगा चुनाव से तो वही डर का माहौल दोबारा कह रहा हूँ ना, चुनाव आयोग तो मोदी जी के दबाव में है ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी तो आचार संहिता लगती है, तो वही बात तब थी। और अब क्या 543 सीटों पे एक साथ चुनाव हो रहा है, सिर्फ 105 सीटों पे हो रहा है, और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, उत्तर प्रदेश की सारी ताकत, सारे अधिकारी 100, और अभी फर्स्ट फेज में कितना चुनाव हो रहा है, मुश्किल से मुट्ठी भर सीट। आज उतनी ताकत हम लोग जो है वकीलों को बुला रहे हैं, उतनी ही ताकत जितनी एक उपचुनाव में थी, उतनी ही ताकत 105 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और अमित शाह जी लगा रहे हैं। वही स्थिति होगी। आपको क्या लग रहा है 400 पार ऐसे हो जाएगी? 400 पार तो इन्हीं चुनाव में धांधली करके ही तो होगी, अलग अलग तरह की। तो ये धांधली है ना, जो 105 सीटों पे चुनाव कराने के बाद वही स्थिति होगी। और उत्तर प्रदेश में तो कितनी कम सीटों पे चुनाव हो रहा है, पहले फेज में, उसके बाद दूसरा फेज, तो हिस्सों में जो चुनाव हो रहा है वही स्थिति होगी इस बार भी। या आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अब बहुत ईमानदारी से, उनके मन में कुछ ऐसी बात आ गई कि आज के बाद से वो सब ईमानदारी से काम करेंगे, तब तो फिर डरने की बात ही नहीं है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी 40 भी पार नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन सर आज आपने ये भी कहा कि हम लोग जो है वकीलों की एक टीम लेकर यहाँ पर उतर रहे हैं, कल से आप कोई नंबर भी जारी करने को कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो क्या प्लानिंग है सर? क्या किसी और पार्टी के लोग ये कर पाने की क्षमता रखते हैं? यही बुनियादी बात है। जब लोगों को वोट ही नहीं डालने आने दिया जाएगा तो वोट कैसे देंगे? वोट डलवाने के लिए पुलिस प्रशासन को कानून के रास्ते से चलवाने के लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे। अगर हम कैंडिडेट अपना हटा लें तो फिर वही खेल होगा जो पिछली बार हुआ था, और वही मनाना तो चले जाएंगे जैसे लोग कह रहे हैं मुझे, ये तो नज़र भी नहीं आएंगे, ये तो फिर कौन पुलिस से बचाएगा बाद में? तो इसीलिए पब्लिक सारी मेरे साथ है। जो लोग पार्टी डिसिप्लिन से दिखाने के लिए है ना, मुंह दिखाई के लिए भी बहुत सारे लोग उनके साथ हैं और डिसिप्लिन की वजह से, लेकिन दिल सबका मेरे साथ है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन सर एक बात ये कही जाती है कि जो वोटर है जिस पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, लंबे तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, नए लोग जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनकी रीच आपके साथ है सोशल मीडिया की वजह से, जो लोग पुराने लोग हैं वो जिस सिंबल के साथ जुड़े हुए उसी के साथ आमतौर पर जाते हैं। नहीं, मैं भी तो उसी सिंबल के साथ जाऊंगा जीतने के बाद। मैं कौन सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना बंद कर दूंगा? मैं तो जो ये कैंडिडेट हैं उससे 10 गुना ज़्यादा काम करूंगा जीत के, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के खिलाफ। अखिलेश यादव जी का जितनी मदद ये कर पाएंगे उससे 100 गुना ज़्यादा मैं मदद करूंगा अखिलेश यादव जी की। मैं कौन सा अखिलेश यादव जी के खिलाफ होने जा रहा हूँ? मैं कौन सा कांग्रेस के खिलाफ होने जा रहा हूँ? मैं भी तो जीत के इन्हीं की मदद करूंगा। तो क्या है गठबंधन? मैं भी तो गठबंधन ही हूँ, मगर मैं जीत सकता हूँ, वो हार रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे या? दिल्ली जाएंगे, पूरे देश में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैंपेन करेंगे।
विपक्ष से जो कैंडिडेट, हाँ गठबंधन बीजेपी को जो हरा के, हम गठबंधन के जो भी कैंडिडेट हमारा प्रयोग करना चाहेंगे, हम जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे सब जगह। हम ही तो गठबंधन है। गठबंधन क्या है? जो बीजेपी के खिलाफ वो गठबंधन। हमसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ कौन है? सर आपको इतना टाइम हो गया, क्या क्या मुद्दे आपके समझ में आए यहाँ पे जब से आप? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सबसे पहला मुद्दा यही है कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे लोगों को आजादी की सांस नहीं लेने तो देता। आप शुरुआत से उठाए हुए हैं तो आप छोड़ ही नहीं रहे पुलिस प्रशासन को। तो मैं क्या करूं? जो है सच मैं भी ना बोलूं। जी जी, मैं भी। क्या क्या मुद्दे हो? और मुद्दा है यहाँ बिजली का मुद्दा है। यहाँ पे तेज मीटर चलने की जो प्रथा है ना, उसके जरिए एक आदमी का बिल 1000 रुपए का आता है, 5000 रुपए का आता है, उसको बढ़ा बढ़ा के लाख कर दिया जाता है, और फिर वो बेचारा नहीं दे पाता तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को एक तरीके से बिजली चोर बना दिया गया, जो कि वो है ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें? कानूनी उसके लिए कानूनी रास्ते से ये मैं एक साथ सब लोगों को निजात दिलाऊंगा कि ये सब जो ये झूठे मुकदमे लगे हैं वो खत्म हो। दूसरा यहाँ एक मुद्दा है रोजगारी, बेरोजगारी का। यहाँ पे बीड़ी बनाने वाले लोग जो थे, यहाँ पर जो कारचोपी करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो रिक्शा चालक हैं, यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको कोई सुविधा नहीं है। तो वो सुविधा दिलाने का काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कानून की समझ है। और दिल्ली में भी मैंने जो ठेकेदारी प्रथा हटाने के लिए काम किया है, और जो सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया है, और जो बिजली की चोरी जो झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं उसके खिलाफ काम किया है, वो सब मेरे बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि रामपुर में इतनी पोटेंशियल है, यहाँ के लोग इतने एक्सपर्ट हैं, समझदार हैं कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, SEZ बन सकता है। यहाँ 13 किलोमीटर दूर तो एक एयरपोर्ट है, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। इसको SEZ बना के पूरे उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ताकत बनाया जा सकता है। इसको सभी लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे वो सिक हो गई हैं, उसको मैं रिवाइव करा सकता हूँ। पूरे दुनिया में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे लोगों को इन्वेस्ट करा सकता हूँ। इसको एक बहुत ही खुशहाल शहर जैसे ये पहले हुआ करता था, इसका गोल्डन पीरियड था रामपुर का, उसी गोल्डन पीरियड पे मैं पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि लोग भी वही हैं, ज़मीन भी वही है, रामपुर की लोकेशन भी वही है। तो लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कोई इसको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पूरी दुनिया की समझ रखता हो और इसको डेवलपमेंट कराने का उसके पास कोई समझ और मॉडल हो। सर योगी जी कहते हैं कि सारे गुंडों को जो है उनका ढंग बिठा दिया है, जेल में डाल दिया है, उल्टा टांग दिया। उधर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी वो लगातार कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ के जो सांसद थे पहले आजम खान साहब, वो भी जेल में हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो मैं आया हूँ। जैसे मैंने आते ही यहाँ मंडल अध्यक्ष जो थे, जो रंगदारी कर रहे थे, उनको FIR कराई ना। तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को कौन जेल भिजवाएगा? मैं ही तो भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग लूटमारी कर रहे हैं, जो लोग माफिया हैं, अभी ये भी तो कही जाती है ना कि उत्तर प्रदेश में एक खास प्रकार के माफिया जिनका सानिध्य जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग तो अपने आप खुलेआम रंगदारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को कौन बंद कराएगा? उनको तो मैं ही कराऊंगा ना, इसीलिए तो मैं आया हूँ यूपी में। ठीक है सर, आप जो है देश को लेकर बात कर रहे थे, 400 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, और उधर जो है लगातार खबरें आ रही है देश भर से, बीजेपी से राजपूत समाज नाराज है। पहले मुझे बताइए, खुश कौन सा समाज है सिवाय एक ही समाज के? अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, इस प्रकार के बेईमान जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस परिवार के अलावा, वो भी मुट्ठी भर हैं, उसके अलावा खुश कौन है? कोई दूसरे इंडस्ट्रीज खुश हैं? यहाँ सारी इंडस्ट्रीज बंद है, कौन खुश होगा? कोई व्यापारी खुश हैं? कोई खुश नहीं होगा। सारे व्यापारियों का व्यापार छीन के अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, जो अपने बड़े बड़े मॉल ला रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन का हक मार रहे हैं। मोदी जी जो एक बहाना करते हैं कि मैं SME सारी खत्म हो गई है, स्टार्टअप है ही नहीं। स्टार्टअप तो वो वाला स्टार्टअप हो गया जो पुराने ज़माने में हम वो देखते थे ना, वो खींच के इंजन चालू करते थे। मोदी जी का ऐसे स्टार्टअप चल रहा है, वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब झूठ, और 4000 किलोमीटर चाइना खा गई हमारी जगह। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं मोदी जी डरते हैं चाइना से। तो मोदी जी के मन से डर कौन निकालेगा? कोई नहीं निकाल सकता। तो दूसरा प्रधानमंत्री जो आएगा ना, वही तो चाइना से जगह वापस लेगा। तो ये सब बेरोजगार 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वो इतनी दूर की सोच रहे हैं। वो विकसित भारत को विकसित होने से की डेट को पीछे हटा रहे हैं। भारत तो विकसित, कोई अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए तो अगले 2 साल में हो जाएगा विकसित। वो 47 तक विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल के काम को अब वो 22 साल में करना चाहते हैं, 23 साल में करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है 2 साल में करने की। क्योंकि ये भारत का टाइम चल रहा है इस वक्त। तो ऑटोमेटिक कोई प्रधानमंत्री ऐसा आ जाए ना
जो कोई काम ना करे, तब भी भारत की जनता और जो भारत का टाइम चल रहा है वो अपने आप विकसित हो जाएगा 2 साल में। प्रधानमंत्री जो भारत की जनता के पैर में बेड़ियां बांध के, कभी बेरोजगारी, कभी पेपर लीक, कभी ये अग्निपथ, अग्निवीर, ये सब, कभी अडानी जी को सारी 2 नंबर का बनाने के लिए दुनिया में सारी ताकत उनकी है, कभी अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने में सारी ताकत तो वो लग रही है। भारत की जो क्षमता है ना, उसके पैरों में बेड़ियां बांधने का मोदी जी काम कर रहे हैं। भारत तो विकसित भारत 2 साल में बन सकता है। अगर महमूद प्राचा जी संसद पहुंचते हैं तो सबसे प्रमुख क्या आपकी डिमांड्स? सबसे प्रमुख क्या एक ही डिमांड है, संविधान को अक्षरता लागू करो। नौकर जो है ना, देश के प्रधानमंत्री नौकर हैं, होम मिनिस्टर नौकर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी नौकर हैं, जो बाकी सारे एमपी नौकर हैं और सारे अधिकारी नौकर हैं, उनको नौकरों की जगह रखा जाए और देश की जनता जो देश की मालिक है उनको मालिकों की जगह रखी जाए। घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। भारत देश में इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सिर्फ संविधान का पालन कराने की जरूरत है। जो लोग संविधान तोड़ के संविधान खत्म करना चाहते हैं वही भारत के दुश्मन है। यूपी में तो 80 की 80 सीटें कह रही है बीजेपी आ रही है, तो 80 में तो फिर सारी रामपुर भी आ जाए। भाई कहने को तो 80 में से 180 भी ला सकते हैं, जबान के आगे तो मैदान है, कुछ भी बोलते रहो। बाकी सब तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जो भारत देश जो है, यहाँ पे यूपी में कितने सारे रेप होते हैं, जो हमारी हाथरस की बच्ची, जब भी एक बच्चा मिलक में मार दिया गोली, ये तो कितने खुश हो रहे होंगे ना लोग कि हमारे लोगों को गोली मारी। सर फंस तो नहीं गए रामपुरा? नहीं, फंसा तो रामपुर की जनता थी। मैं तो रामपुर की जनता के साथ मिलके जो जिस जंजाल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रहा हूँ। मैं तो बहुत एकदम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है रामपुर की बहादुर जनता को दोबारा से उसकी ग्लोरी पे ले जाने का, और वो मैं ज़रूर ले जाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लग रहा है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा यहाँ से। बहादुर जनता को एक रोल मॉडल स्थापित करने का मौका मिलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का और संविधान का राज कैसे स्थापित होना है, वो मौका मिलेगा मुझे। तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी। सारी बातचीत आपने सुनी, पूरा इंटरव्यू आपने देखा। आपकी क्या राय मौजूद है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।